नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, जहां कई खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि पहली खबर ओडिशा से है, जो कि बेहद ही रोचक खबर है। हाल ही में पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा निकाली गई थी और पूरे देश की निगाहें उस समय इस रथ यात्रा पर थी। रथ यात्रा के कुछ दिनों के बाद ही पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक बार फिर से सुर्खियों में है। लाखों लोगों की आस्था के केंद्र जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोल दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ। देश में भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्त हैं। सभी भक्त अपने भगवान जगन्नाथ में अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के साथ पूरे देशवासियों के लिए आज एक अनोखी खबर है। ओडिशा के पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का खजाना आज खोल दिया गया है। इस खजाने को काफी प्राचीन और दुर्लभ माना जाता है। इस रत्न भंडार में मौजूद सभी जेवरात बेशकीमती हैं और आज तक इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इस खजाने को भारी देखरेख और सावधानी के साथ खोला गया है। खजाना खोलते समय भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत कुल 11 लोग मौजूद रहे। बता दें कि मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। आज खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के 6 संदूक मंगाए। सभी संदूक कितने बड़े और भारी थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा। सभी संदूकों को रत्न भंडार गृह में भेजा गया। ओडिशा सीएमओ ने सोशल मीडिया पर रत्न भंडार खुलने की जानकारी दी। इस मौके पर ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रभृति परिदा ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। प्रभु की सारा उड़ीसा वासियों को अपेक्षा थी, विश्व भर में जगन्नाथ प्रेमी की अपेक्षा थी कि रत्न भंडार को एक मिस्ट्री बना के अलग जो सरकार थे उन लोगों ने रखे थे। इस बार ये रत्न भंडार बार बार गिनती होना चाहिए, लेकिन ये 24 साल में गिनती नहीं हो रही थी, तो इस आज प्रभु की कृपा से वो गिनती भी होगी। दरअसल राज्य सरकार ने आभूषणों और अन्य कीमती सामानों की सूची बनाने के लिए इस खजाने को खोला है। सरकार इस रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग करेगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे। एएसआई की टीम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 12वीं शताब्दी में बने इस जगन्नाथ मंदिर में एक रत्न भंडार है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं। कई राज्यों और भक्तों ने भगवान को जेवरात चढ़ाए हैं। इन सभी चीजों को रत्न भंडार में रखा जाता है। ये ऐतिहासिक भंडार जगन्नाथ मंदिर के उत्तरी किनारे पर है। रत्न भंडार खोलते वक्त वहां मौजूद हर व्यक्ति ने रीति के अनुसार भगवान का नाम जपते हुए रत्न भंडार खोला गया। 12 बजे मंदिर के अंदर गए, 12 बजे जाके वहाँ पे जो पंडित चाहे सज्जन है उनसे हम समय लिया। 1:28 को खुलने का था। हमारा रीति के अनुसार जो ड्रेस पहनना था हमने उसको पहना, जो धोती और ऊपर ढकने का दिया, सब पहने, रीति के अनुसार भगवान का नाम जपे, माँ बिमला का आशीर्वाद लिया, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया, अंदर रहते हुए लोकनाथ जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद भीतर बाहर भंडार खुला गया। ऐसी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है, इसलिए रत्न भंडार को खोले जाने से पहले मंदिर समिति ने सांप पकड़ने वालों को भी बुलवाया है। साथ ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों की एक टीम भी वहां पर मौजूद है। ऐसे में हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर रत्न भंडार के अंदर क्या है। साथ ही अब ये सवाल भी उठने लगा है कि सालों से रहस्य बने इस रत्न भंडार के राज से क्या अब पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो आज प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोल दिया गया है, यानी कि खजाना खुलते समय भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत कुल 11 लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले, आप सोच रहे हैं 46 साल पहले मंदिर का ये खजाना खोला गया था। 1978 में खोला गया था ये खजाना। 12वीं शताब्दी में बने इस जगन्नाथ मंदिर में एक रत्न भंडार है और इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं। कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को जेवरात भी चढ़ाए थे और इन सभी चीजों को रत्न भंडार में रखा जाता है। सोचिए कितना कुछ इस रत्न भंडार में निकलने वाला है। इंतजार करिए, पूरी जानकारी देंगे आपको। जैसे ही अपडेट आएगा सब कुछ विस्तार से बताएंगे। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर की। इंदौर जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे और प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने आज मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है और भी कई इवेंट्स में शामिल हुए हैं। तो क्या कुछ रहा खास अमित शाह के इस दौरे में, सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर पहुंचे। यहाँ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मेयर पुष्यमित्र भार्गव समेत जिले के कई छोटे बड़े भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शाह इंदौर एयरपोर्ट से पितृ पर्वत के लिए रवाना हुए, जहाँ उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद गृह मंत्री शाह रेवती रेंज पहुँचे और उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। शाह ने परिसर में पीपल का पौधा रोपित किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जीएसीसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअली शुभारंभ किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत बनाए गए कॉलेज देश के सभी जिलों की तरह मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में शुरू किए जा रहे हैं। आज इनका शुभारंभ प्रदेश भर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। इंदौर अब तब कॉटन हब माना जाता था, स्वच्छता का हब माना जाता था। इंदौर अब एजुकेशन का हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है और हमारा इंदौर फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ये सब विषयों में आगे बढ़ रहा है और मुंबई को हम देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कोई एक है तो हमारा इंदौर है। इसमें देश में किसी को कोई संशय नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में बनाए गए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कर दिया है। इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में इसका कार्यक्रम हुआ। बताया जा रहा है कि प्रदेश में स्थित इन 55 कॉलेजों में कुल 336 करोड़ रुपए खर्च कर इन्हें बनाया गया है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अधोसंरचना विकास, भवन विस्तार, लैब उपकरण, पुस्तकालय, खेल की सुविधाएं मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में बनाए गए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करते हुए नजर आए। एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को, युवाओं को मिल चुकी है और इंदौर की अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में इसका कार्यक्रम हुआ। बताया जा रहा है कि प्रदेश में स्थित इन 55 कॉलेजों को कुल 336 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया है। तो ये एक बड़ी सौगात है प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि हमने रिपोर्ट में देखा कि कोई साधारण सरकारी कॉलेज नहीं होने वाला, सारी सुविधाओं से लैस ये कॉलेज होगा।
खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां 1 नवंबर से नई उद्योग नीति लागू हो जाएगी, जिसे लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी कर ली गई हैं। उद्योग मंत्री के साथ ही उद्योग विभाग से जुड़े अधिकारी नई उद्योग नीति पर तेजी से काम कर रहे हैं। अन्य प्रदेशों से भी चर्चा की जा रही है और जिसके बाद प्रदेश में नई उद्योग नीति देखने को मिलेगी और जिसे लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। रिपोर्ट देख लीजिए, सब समझ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति की तैयारी। 1 नवंबर से लागू हो सकती है नई उद्योग नीति। उद्योग को दी जाएगी रियायत, रोजगार के खुलेंगे मौके, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी ताकत। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा भरपूर मात्रा में होने से प्रदेश में उद्योगों की संभावना भी सबसे ज्यादा है। कई बड़े उद्योग छत्तीसगढ़ में लगाए जा सकते हैं और आना भी चाहते हैं, लेकिन नियमों की पेचीदगियां कभी कभी अर्थव्यवस्था के रास्ते में रोड़ा बन जाती हैं। नए उद्योगों के आने से प्रदेश में रोजगार के साथ ही वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। यही वजह है कि प्रदेश में नई उद्योग नीति को लेकर चर्चा अब तेज है। नई उद्योग नीति लागू कर सरकार कई बड़े कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करती नजर आएगी। नई उद्योग नीति को लेकर प्रदेश में एक्सरसाइज जारी है। कहा जा रहा है कि 1 नवंबर को प्रदेश में नई उद्योग नीति लागू हो सकती है, जिसे लेकर अन्य राज्यों की उद्योग नीति को भी समझने की कोशिश विभाग के बड़े अधिकारी करते नजर आ रहे हैं, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिल सकता है। नई उद्योग नीति को लेकर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि उद्योग नीति बनने वाला है। 1 नवंबर से नई उद्योग नीति लागू हो जाएगी। दूसरे प्रदेशों की नीति का अध्ययन किया जा रहा है। उद्योग नीति अभी हमारा नया उद्योग नीति बनने वाला है और 1 नवंबर से नया उद्योग नीति लागू हो जाएगा। अभी हम लोग अन्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पर अच्छे उद्योग नीति हैं उस नीति का भी अध्ययन कर रहे हैं और उस नीति को हम लोग भी छत्तीसगढ़ में समाहित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उद्योग धंधा लग सके। नई उद्योग नीति को लेकर चर्चा के बाद ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में बड़े उद्योगों को लेकर राह खुलेंगे, जिससे रोजगार के अवसर के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। हालांकि नई उद्योग नीति को लेकर हो रहे अध्ययन पर विपक्ष भी हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि पिछली सरकार ने बेहतर उद्योग नीति बनाई थी, उसकी वजह से उद्योग के क्षेत्र में तरक्की भी हुई थी, उसका भी उन्हें अनुसरण करना चाहिए, लेकिन पुरानी योजनाओं को गलत साबित करके बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पिछली सरकार ने भी जो बेहतर उद्योग नीति बनाई थी और उसके अंतर्गत हमारे उद्योग के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी, तरक्की हुई थी, उनका भी उन्हें अनुसरण करना चाहिए। लेकिन खाली ये अभी हम लोग देख रहे हैं पुरानी योजनाओं का जिस तरह से ढिढोरा पीट करके आज गलत साबित करने की कोशिश करके उनको बंद कर रहे हैं। राजनीति में योजनाओं पर सियासत हमेशा से होती आ रही है। प्रदेश में नई उद्योग नीति को लेकर हो रही चर्चा के बाद यह कहा जा रहा है कि रोजगार के नए अवसर खुलने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े उद्योग लगने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार की नई उद्योग नीति से कितने उद्योगपति छत्तीसगढ़ में अपनी संभावनाओं को बल देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली सरकार की नीति की तरह ही ये उद्योग नीति सिर्फ चुनावी दावे की तरह ही रह जाए। भुवन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। 1 नवंबर को प्रदेश में नई उद्योग नीति लागू हो सकती है, जिसे लेकर अन्य राज्यों की भी और उद्योग नीति को समझने की कोशिश विभाग के बड़े अधिकारी कर रहे हैं कि अन्य राज्य में किस तरीके से उद्योग नीति फॉलो की जाती है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल सकता है। और नई उद्योग नीति को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि गांव बसा ही नहीं, लुटेरे पहले ही पहुंच गए। अरे भैया, लागू तो हो जाने दीजिए, फिर करेंगे चर्चा। आप भी करिएगा, हम भी करेंगे और पूरे विस्तार से करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी में हुए कांड की, जिसने आतंक मचा दिया। आपको बता दूं कि दिन दहाड़े के कारोबारी पर कल दोपहर गोलियां चल गई। दिन दहाड़े, आप समझ रहे हैं कि 2 नकाबपोश बदमाश आते हैं और दिन दहाड़े एक कारोबारी पर फायरिंग कर जाते हैं। और धाए 2 फायरिंग सिर्फ एक कारोबारी को डराने के लिए की गई। सोचिए कितने हौसले बुलंद हैं इन बदमाशों के। और इस घटना से हुआ ये कि आतंक तो मचा ही, भय का माहौल भी हो गया, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू होने लगी है। कैसे, देख लीजिए।
राजधानी रायपुर में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के बीचों बीच एक कारोबारी के दफ्तर में गोलियों की गूंज सुनाई दी। बदमाश गोली चलाकर मौके से फरार हो गए। अब उनका सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में 2 नकाबपोश शूटर्स फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। फायरिंग के बाद कारोबारी का ड्राइवर और कर्मचारी इधर उधर भागते दिख रहे हैं। फायरिंग की आवाज सुनकर सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की। सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी फायरिंग में 2 से 3 राउंड गोलियां चलाई, जिसके बाद नकाबपोश शूटर्स मौके से फरार हो गए। अभी पुलिस सक्रिय हो रही थी कि इस घटना में एक और सनसनी तब मच गई जब मलेशिया में बैठे मयंक सिंह गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। गोलीकांड के 3 घंटे बाद सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा, मैं मयंक सिंह बोल रहा हूँ। अमन साहू गिरोह से मेरा पूर्व में रिश्ता बहुत अच्छा रहा था, ये बात सत्य है, पर मैं अमन साहू और गिरोह के भरोसे बैठे रहने वालों में से नहीं हूँ। ये जो आज की घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं मयंक सिंह लेता हूँ। अब ये पोस्ट आते ही प्रदेश की सियासत में भूचाल सा आ गया है। फायरिंग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार भी गोलीबारी हुई थी और इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू का नाम आ रहा था। हमारी पुलिस ने उनको पकड़ा था। इस घटना को लेकर पुलिस लगी हुई है। हमारी पुलिस आरोपियों को पकड़ लेगी। पिछले बार भी गोलीबारी हुई थी और हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ अपराधियों को पकड़ के जेल में डालने का काम की, जिसमें लॉरेंस ग्रुप, अमन साहू का ग्रुप था और इसमें भी पुलिस लगी है और बहुत जल्दी इनको भी पुलिस पकड़ लेगी। वहीं अमन साहू गैंग के सक्रिय होने को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है। उच्च अधिकारी इस मामले को लेकर संपर्क में हैं। मामले की जांच हो रही है। जांच में जो भी इसके पीछे पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है। उच्च अधिकारी लगातार इस मामले के संपर्क में हैं और जांच हो रही है। जांच में जो भी इसके पीछे पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। गोलीकांड पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार आने के बाद राजधानी में 4 बार गोली चल चुकी है। चाकूबाजी तो आए दिन हो रही है। सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति है। छत्तीसगढ़ अब अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। विष्णुदेव साय की सरकार में राजधानी में ही, अकेले राजधानी में 4 बार गोलियां चल चुकी है। चाकूबाजी तो आए दिन हो रहा है, हत्याएं हो रही है, तो इससे कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रहा है। तो स्थिति बहुत भयावह है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस को उसके कार्यकाल की याद दिला दी। कहा, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की थी। दावा किया कि आंकड़े देखेंगे तो आपको साफ होगा कि पिछले 7 महीनों में अपराध में कमी आई है। तो कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने चुनौती दे दी कि आप कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता का चयन कर लें और कानून व्यवस्था पर बहस कर लें। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की थी। कानून व्यवस्था का हाल और सारी प्रशासनिक अराजकता कांग्रेस पार्टी ने की थी। आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि पिछले 7 महीनों में अपराध में कमी आई है, नियंत्रण हुआ है और आने वाले समय में सख्ती से कार्रवाई होगी, मजबूती से कार्रवाई होगी और छत्तीसगढ़ में कानून का राज होगा। यदि सरकार के अंदर में अपराधियों की दखल नहीं होती तो क्या मजाल था कि कोई भी शूटर या कोई भी अपराधी छत्तीसगढ़ में आके घटना करके जाता। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था कि जिसमें 5 साल के अंदर में व्यापारी लाखों रुपए की रकम लेके अपना व्यवसाय सरेआम लेके करते थे, लेकिन 6 महीने में यह स्थिति हो गई है। व्यापारी रकम लेके इधर उधर जाने में डर रहे हैं। व्यापारी भयभीत हैं। छत्तीसगढ़ में नागरिकों को भयमुक्त वातावरण देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल साबित हुई है। छत्तीसगढ़ में आपराधिक गैंग की इस तरह की सक्रियता तो है और चिंता की बात भी है। एक तरफ नई उद्योग नीति की बात हो रही है तो दूसरी तरफ प्रदेश में इस तरह की घटनाएं अगर आम हो जाएंगी तो कौन कारोबार करना चाहेगा। इसलिए सरकार को सोचना होगा, गंभीरता से सोचना होगा और एक्शन भी लेना होगा। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, राजधानी रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र में शनिवार को
कंस्ट्रक्शन कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल पर गोली चला दी गई। जानकारी के मुताबिक 2 बार फायरिंग की गई। आशंका जताई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग ने यह अटैक किया होगा। हालांकि पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है, लेकिन आरोपी फरार हो गए हैं, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है, तलाश कर रही है अब आरोपियों को पकड़ने के लिए। अब इस गोलीकांड पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सरकार आने के बाद राजधानी में 4 बार गोली चल चुकी है। चाकूबाजी तो आए दिन हो रही है। सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है। वहीं बड़ा स्टेटमेंट ये माना जा रहा है, लेकिन देखिए सत्ताधारी दल ने भी खासा पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की थी। खैर, कोई भी घटना होती है तो बयानबाजियां तो होती है। हम बढ़ेंगे आगे क्योंकि बहुत सारी जानकारियां अभी आपको देनी है। अब बात करेंगे एक बीमारी की जिसने हड़कंप मचा रखा है। मैं बात कर रही हूं डायरिया की, जिसने इतना आतंक मचा रखा है कि फिर क्या छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, हर जगह लोग इससे परेशान हैं। परेशान तो ठीक ही है, लेकिन प्रकोप इतना है कि ना जाने कितने लोगों की इस बीमारी से अभी तक जान जा चुकी है। देखिए पहले रिपोर्ट, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि इस बीमारी ने छत्तीसगढ़ की सियासत को भी गरमा दिया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा। उमस भरी गर्मी और बारिश के कारण डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बढ़ने के साथ ही सरकार व निजी अस्पतालों में डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के डिंडौरी और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देखने को मिला, जहां डायरिया ने भारी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। बिलासपुर में तो डायरिया का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक डायरिया से एक मौत हो चुकी है, वहीं 109 लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने सिम्स अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की है। वहीं दुर्ग विधायक देवेंद्र यादव ने दूषित पानी से निजात दिलाने में सरकार और नगर निगम को असफल बताया है। साथ ही जल्द से जल्द जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बरसात के समय ही नहीं, जब मौसम जिसका भी आ रहा है, वहां पर जो सुविधाएं व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। और गंदा पानी, जैसा कि पूर्व में भी हमारे आदरणीय पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी हमेशा ये बात विधानसभा में उठाए हैं कि शहर को खोद कर बर्बाद करने की कगार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 साल में लेके गए हैं, और ये उसी का असर है जिसके कारण आज आम जन परेशान हो रहा है। इस वक्त जो डायरिया, हम साफ पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। इस बात की कई बार कलेक्टर साहब को बोला, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं है, और उसी का नतीजा है कि गूंगी बहरी सरकार है। इसीलिए लोग जो है, जनता यहाँ की परेशान है। ये बिलासपुर जो है ना, वो बिलक्तापुर हो गया है। बिलक्तापुर, भारतीय जनता पार्टी ने बिलक्तापुर बना दिया है इसको, बिलासपुर को। हमारे ये स्थिति बात करें डिंडौरी की तो यहाँ डायरिया से एक और बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अमरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज चल रहा है। मनूरी गांव में डायरिया से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरपुर विकास खंड के मनूरी गांव में करीब 1 सप्ताह से डायरिया का प्रकोप है। बढ़ते डायरिया के प्रकोप ने हर किसी को परेशान करके रख दिया है। जिला अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से लेकर मध्य प्रदेश के डिंडौरी तक इस बीमारी ने आतंक मचा रखा है। कहीं 109 लोग इससे प्रभावित हुए हैं तो कहीं जाने जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग इससे प्रभावित तो हो रहे हैं, लेकिन ये मौत का कारण भी बनता जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इस पर सियासत भी अब गर्म हो चुकी है। मैंने आपसे पहले कहा था कि करेंगे चर्चा, विस्तार से करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में डायरिया के प्रकोप को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। बड़े बड़े नेता मंत्रियों पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। वार पलटवार का सिलसिला जारी है। विपक्ष पूरे तरीके से सरकार को घेरने में लगा हुआ है, तो वहीं सत्ताधारी दल भी पूरे दम से पलटवार कर रहा है। बड़े बड़े धुरंधर इस होड़ में शामिल हुए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जांजगीर और कवर्धा में डायरिया और बीजापुर जिले में मलेरिया के मामले मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
हालात ये हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राजनीति भी उबाल पर है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजधानी रायपुर से लेकर सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इधर कवर्धा में डायरिया से 5 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस ने जांच दल का गठन कर दिया है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीनी हकीकत जानने के लिए कवर्धा भी पहुंच गए हैं। उन्होंने हो रही मौत पर राष्ट्रपति को पत्र लिखने की भी बात कही है। साथ ही साथ सरकार पर भी निशाना साधा है। कहा, मलेरिया और डायरिया से लोगों की मौत हो रही है, सरकार के लिए शर्म की बात है। मलेरिया टेस्ट किया जा रहा है, तो अभी तक के 25 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए और इन इम्यूनिटी टाइप से कोई सुविधाएं नहीं मिली है। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सरकार सोई हुई है, इनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। भूपेश बघेल के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। कहा, ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं। बलौदा बाजार की घटना में खुद मौजूद होकर राजनीति की, अब डायरिया के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं। जैसे देखा हमने बलौदा बाजार की घटना में स्वयं उपस्थित होकर राजनीति की। अब डायरिया के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। सरकार सजग है और लगातार शुरू से हम लोगों ने अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मौसमी बीमारी के बचाव हेतु पूर्व से तैयारी करें। लेकिन ये मौसमी बीमारी आई है और प्रशासन पूरी तरह से सजग है। उप मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे, उन परिवारों से मिले हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो रहा है। कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो सीधे निशाना स्वास्थ्य मंत्री ही थे, लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री ने भी पलटवार किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनका स्वास्थ्य विभाग का अमला ठीक रहता तो ये स्थिति नहीं होती। पिछले 5 साल में इनकी क्या स्थिति थी, हमारी क्या स्थिति थी, इसके आंकड़े भी दे दूंगा। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना के जानकारी के बिना किसी को दोषारोपण करना, और मुझे ये लगता है कि केवल इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। मैं तो बताना चाहूँगा कि इसमें वो जांच टीम वगैरह क्या क्या बनाए हैं। अगर ऐसा ही उनका स्वास्थ्य विभाग का अमला ठीक रहता, ये स्थिति आज नहीं होती। मैं आप लोगों को आगे आंकड़े भी दे दूंगा। पिछले समय में क्या इनकी स्थिति थी 5 साल में, 2018 में हमारी क्या स्थिति थी। उधर स्वास्थ्य मंत्री बीजापुर दौरे पर जाने वाले हैं, अधिकारियों से चर्चा करने वाले हैं। कोटा केबिन में जाकर वहां की स्थिति का भी जायजा लेंगे और जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। दरअसल बीजापुर जिले के गंगालूर में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लेते हुए दौरे का फैसला किया। फिर बात चिंता की है। डायरिया और मलेरिया से मौतें होने लगे तो सोचना तो पड़ेगा ही। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अलग अलग जिलों का दौरा करके अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहीं डायरिया और मलेरिया से हुई मौत पर प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जैसा कि आपने खुद सुन लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं और उसके जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कुछ कहा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सरकार के लिए शर्म की बात है, तो डिप्टी सीएम ने इस पर खासा पलटवार कर दिया है और कह रहे हैं कि बलौदा बाजार की घटना में खुद मौजूद होकर राजनीति कर रहे थे और अब डायरिया के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं डायरिया ने प्रकोप दिखाया है, लेकिन साथ ही प्रदेश में तल्खी का स्तर भी बढ़ाकर रख दिया है। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। डायरिया की तो बात हमने कर ली, लेकिन अभी और भी चर्चा जारी रहेगी। देखिए, उमस भरी गर्मी और बारिश के कारण डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और इसके बढ़ने के साथ ही सरकारी व निजी अस्पतालों में डायरिया के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और सबसे ज्यादा इससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में जरा ये भी जान लीजिए कि इसके बचाव कैसे किए जा सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतना जरूरी है और आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे कारण ये है क्योंकि इस वक्त बारिश हो रही है। बारिश और गंदे पानी से डायरिया फैलता है। डायरिया से सावधान रहने के लिए क्या क्या करना है समझ जाइएगा। कटे हुए फलों का सेवन ना करें। अगर आपने फ्रूट्स को काट के रखा है और कुछ देर वक्त हो चुका है तो फ्रूट का सेवन ना करें।
फ्रेश फ्रूट ही खाएं और तली भुनी चीजें ज्यादा ना खाएं। बारिश का वक्त है, गंदे पानी से बचें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि डायरिया के फैलने का सबसे बड़ा कारण साफ सफाई ही होता है। खाना बनाते समय, खाना खाने से पहले हाथ को अच्छे से धो लें क्योंकि मैं फिर कहूंगी बारिश के सीजन में इन्फेक्शन ज्यादा होता है। ताज़ा खाना बनाएं और वही खाना खाएं। भोजन जो है वो बासी ना करें, इससे बचें। उल्टी दस्त होने पर चिकित्सक की सलाह तुरंत लें और उपचार कराएं। अब बात करेंगे और आपको बेहतर समझाएंगे। देखिए, डायरिया से बचना किस तरीके से ज़रूरी है, क्या क्या सावधानी आप खुद घर में बरत सकते हैं, हमने समझाया आपको और यही आशा करते हैं कि आप इस बात का पालन करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की, एक ऐसी तस्वीर की जो कि राहत भी देती है और डरा भी रही है क्योंकि हमारी व्यवस्था सिर्फ दवाओं पर चलती है और दावों पर हमारी व्यवस्था चलती है और देखिए वादों पर चलती है। और जब हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किन व्यवस्थाओं के तहत जी रहे हैं, किन वादों और किन दावों के भरोसे हम जी रहे हैं। देखिए, प्रशासन मतदान कराने पहुंच जाता हो लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती हो, वहां की जिंदगी कितनी दूभर होगी क्या कहें, शब्द नहीं है। देखिए, कावड़ पर एक महिला बैठी है। कावड़ को आग से एक पुलिस जवान ने कंधे पर उठा रखा है, कमर तक पानी से होकर गुजर रहे हैं। दरअसल कावड़ पर बैठी महिला गर्भवती है, इसे प्रसव के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है ना सोचने वाली बात। देखिए, इस महिला के पीछे एक और महिला हाथ में एक नवजात को लिए जा रही है। क्या हालात हैं, क्या दशा है, ये वीडियो चिंताजनक है। ये वीडियो रायगढ़ जिले के अंतिम छोर कापू थाना क्षेत्र के पहाड़ और जंगल के बीच बसे ग्राम पारेमेर गुटरूपारा से सामने आया है। इस गांव में हर साल बरसात ऐसी ही मुसीबत बनकर आती है, सब कुछ रुक जाता है, थम जाता है। ना कोई 4 पहिया वाहन गांव में पहुंच पाता है, ना ही एम्बुलेंस के पहुंचने का कोई इंतजाम किया जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक पुलिसकर्मी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपको बता दें, घुटरूपारा में एक गर्भवती को प्रसव पीड़ा हुई। महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए परिजनों ने डायल 112 में मदद की मांग की और डायल 112 ड्यूटी में तैनात आरक्षक विपिन किशोर खलको और चालक छोटू दास तुरंत रवाना हो गए। गर्भवती महिला का घर नाला पहाड़ी के उस पार होने और रास्ता नहीं होने से आरक्षक ड्राइवर अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो पैदल ही महिला के घर पहुंचे। गर्भवती महिला की हालत देखकर बिना देर किए आरक्षक ने कावड़ से प्रसव पीड़ित महिला को वाहन तक ले जाने के लिए घर वालों को राजी किया और खुद एक युवक के साथ कावड़ लेकर महिला को उठाकर डायल 112 वाहन की ओर चल पड़े। गर्भवती महिला को कावड़ में लेकर जवान करीब 3 किलोमीटर पहाड़ी नाला को पार कर डायल 112 तक पहुंचे, लेकिन रास्ते में गर्भवती को ज्यादा पीड़ा होने पर जवानों ने सूझबूझ दिखाई और मितानिन और महिला के परिजन ने महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। इसके बाद तत्काल नजदीकी शासकीय अस्पताल जमरगा में भर्ती कराया। पीछे चल रही महिला के हाथ में वही बच्चा है, जहां जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। कि बरसात का समय है, इसलिए वहाँ नाला नदी पड़ता है, तो वहाँ पर वाहन जाने की सुविधा नहीं मिली। इसी समस्या को देखते हुए हमारे जो आरक्षक टीम है और जो हमारा ड्राइवर है, दोनों तत्काल वहाँ पर नदी पार करके गए। रुक प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिला को जो है कांवड़ में उठाकर वहाँ से लाए। इसी दौरान उनकी जो प्रसव पीड़ा थी और अत्यंत तीव्र हो जाने के कारण वहीं पर नदी के किनारे पर एक पेड़ के नीचे पे वहाँ के परिजनों के सहयोग से और आसपास की महिलाओं के सहयोग से साड़ी को घेर कर प्रसव कराया गया। सुरक्षित प्रसव हुआ। ये एक सुखद खबर है, लेकिन ऐसी खबरों से चिंता भी होती है। सरकार और प्रशासन को इनका ध्यान रखना चाहिए। अश्वनी मालाकार, विस्तार न्यूज, रायगढ़। और इस बीच सीधे रुख करेंगे बड़ी खबर का, जो कि गरियाबंद से सामने आ रही है, जहां पर चचरापारा स्कूल को सागुन भाड़ी स्कूल में विलय किया गया।
गुनोबाई में पीएम आवास में संचालित हो रहा था स्कूल। खबर दिखाए जाने के बाद फजीहत से बचने के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। अटपटा कदम उठाते हुए प्रशासन नजर आया। वहीं पदस्थ दोनों शिक्षकों को भी अलग अलग स्कूलों में अटैच कर दिया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर चचरापारा पहुंचे थे बीआरसीसी की टीम। तो देखिए, विस्तार न्यूज की खबर का एक बार असर देखने को मिला। बड़ी जानकारी इस वक्त गरियाबंद से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर चचरापारा स्कूल को सागुनबाड़ी स्कूल में विलय किया गया है। गुनोबाई के पीएम आवास में संचालित हो रहा था स्कूल। पुरुषोत्तम पात्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, विस्तार न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ। हमने खबर दिखाया था कि किस तरीके से जर्जर स्कूल में पढ़ाई करवाई जा रही है, स्कूल संचालित हो रहा है, इस पर संज्ञान लिया गया। क्या अपडेट आपके पास? जी, निश्चित तौर पे ये खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन सख्ते में आया है, क्योंकि 3 साल से गुनोबाई अपने पीएम आवास में स्कूल को संचालन करवा रही थी और ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, ये प्रशासन के मुंह में एक करारा तमाचा ही कहा जा सकता है। और आज जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई स्कूल के हित के देखते हुए नहीं हुई है, बल्कि इस फजीहत से बचने के लिए प्रशासन ने ऐसा आनंद फानंद में कदम उठाया है। इसे स्कूल के हित के लिए कार्रवाई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज रविवार अवकाश होने के बावजूद भी जिला प्रशासन के निर्देश पे बीआरसीसी स्कूल पहुंचे थे। वहां के ग्रामीण और वहां के जो पंच है उनसे बात की, उनसे सहमति लेके फिर स्कूल को जो है चचरापारा स्कूल को सागुनबाड़ी स्कूल जो कि 400 मीटर दूरी पर है, वहां उन्होंने मौखिक आदेश के तहत विलय कर दिया और आनंद फानंद में एक प्रतिवेदन बना के जिला प्रशासन को भेजा है, जिसमें ये कहा गया है कि ये स्कूल अब जो है पीएम आवास में नहीं संचालित हो रही है, निजी संस्था में स्कूल संचालित नहीं हो रही है। यानी कि इनका कुल उद्देश्य यही था कि जो स्कूल है किसी तरह से निजी जो सेक्टर में चल रहा था, एक पीएम आवास में चल रहा था, उसको किसी तरह की सरकारी संस्था में व्यवस्था किया जाए। यहाँ पे जिला प्रशासन की पूरी नाकामी भी दिख कर आ रही है, क्योंकि भवन की व्यवस्था की जानी थी, वैकल्पिक व्यवस्था की जानी थी, लेकिन स्कूल को मूलतः समाप्त करने का कदम उठाया गया है। रसिका, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया पुरुषोत्तम आपका। तो चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि जांजगीर से सामने आ रही है, जहां पर देवरी पिकनिक स्पॉट में फिर से एक घटना हो गई है। नहाते वक्त हसदेव नदी में एक युवक बह गया। युवक का नाम शिवम यादव बताया जा रहा है। बिलासपुर के लिंगिया डी से 6 दोस्त पहुंचे थे पिकनिक मनाने के लिए। देखिए, बारिश तेज हो रही है और ऐसे वक्त में ऐसे पिकनिक स्पॉट से आप दूर रहिए। ये खबर आपको सतर्क करने के लिए भी है। बलौदा के देवरी गांव में पिकनिक स्पॉट मौजूद है। मौके पर बलौदा नायब तहसीलदार और टीआई पहुंच चुके हैं। पहले भी पिकनिक स्पॉट में कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो बड़ी जानकारी जांजगीर से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर शिवम यादव नाम का युवक डूब गया। 6 दोस्तों के साथ ये पिकनिक मनाने पहुंचा था। नहाते वक्त हसदेव नदी में युवक बह गया। प्रकाश राहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या अपडेट? उस युवक का रेस्क्यू कर लिया गया, शव को बाहर निकाल लिया गया। 6 दोस्त जो वहां पर गए थे पिकनिक मनाने, उनसे कोई जानकारी मिल पाई? जी देखिए रसिका, देवरी पिकनिक स्पॉट में बड़ी घटना हुई है, जहां नहाते वक्त हसदेव नदी में युवक बह गया है। युवक का नाम शिवम यादव है और वह बिलासपुर के लिंगिया से 6 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने देवरी के पिकनिक स्पॉट थे। इसी दौरान नहाने के जो है नहाते वक्त जो है युवक, लेकिन घटना के बाद यही मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन लगा प्रयास जारी है, एक पता नहीं चला है। लंबी रात वजह से रोका गया है। अभी जो अपडेट निकल के सामने आया, तो अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी पिकनिक स्पॉट में कई घटनाएं हो चुकी है और जो है यहाँ पर सांकेतिक बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पर सावधानी बरतने की बात कही गई है, लेकिन जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त जो पिकनिक मनाने पहुंचे युवाओं को इसकी जानकारी नहीं होगी। अभी देखने वाली बात होगी कि जो युवक वहाँ है उसका कब तक पता चल जाएगा। अभी रात होने की वजह से इस रेस्क्यू कार्य को रोका गया है। जी रसिका।
ठीक है, तो प्रकाश, जब इस तरह की खबर सामने आती है वो सतर्क भी करती है, सावधानी बरतने के लिए लोगों को भी कहती है, क्योंकि देखिए बारिश का सीजन है, जलभराव की स्थिति वहां पर हसदेव नदी में देखने को मिल रही है और अक्सर ऐसी घटनाएं बारिश के दिनों में ही होती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग जागरूक नहीं होते हैं। आप देखिए कि 6 दोस्त पहुंचे थे, पहले भी आप बता रहे हैं कि देवरी पिकनिक स्पॉट में ऐसी घटना हो चुकी है, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाता है लोगों को सावधान रखने के लिए? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पिछले टाइम जब ये घटना हुई थी उसमें भी कई लोगों की मौत हुई थी, तो इसके बाद वहां पर सांकेतिक बोर्ड लगाया गया था और वहां आने जाने पे लोगों को अभी तो ताजा मामला सामने है। इसके बाद लोग जो प्रशासन है वो हरकत क्यों आते कि नाले उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है ठीक है प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, रेस्क्यू का क्या कुछ अपडेट है वो भी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।